हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका यानी यकृत कृमि का जीवन चक्र। यहाँ हम शुरू करते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट से कि फैसियोला हिपैटिका प्लेटिहेल्मिन्थेस का सदस्य है और यह जो है अंतः परजीवी है। यह डाइजेनेटिक है यानी कि अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है। प्रथम परपोषी होता है भेड़ या बकरी, गाय, भैंस, और इनके लीवर में यह अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यकृत कृमि। तो इसकी जो वयस्क अवस्था है फैसियोला की, यह शिप के लीवर और वहाँ बाइल डक्ट में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। और द्वितीयक परपोषी होता है इसका स्नेल इसका क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो इस तरह से यह अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रथम परपोषी से। तो प्रथम परपोषी यानी कि शिप के यकृत में बाइल डक्ट में यह वयस्क अवस्था में पाया जाता है। और जो है इनमें यह जो एनिमल है ये उभयलिंगी है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन एनिमल। तो फिर भी इसमें सामान्यतः क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, कभी कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। और यह जो निषेचन की प्रक्रिया है ये आंतरिक होती है, यानी अंडे का जो ओवा का जो फर्टिलाइजेशन है ये ओविडक्ट के पश्च भाग में होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट के चारों तरफ योग सेल्स इकट्ठी होती हैं, और यह योग सेल्स जो हैं यानी पीतक कोशिकाएं एकत्रित होती हैं और यह जो है कवच स्रावित करती हैं। तो इस प्रकार से अंडे के चारों तरफ क्या बन जाता है, एग शेल कवच बन जाता है, विच आर सिक्रेटेड बाय योग सेल्स। और इसके अंदर यानी फैसियोला के अंदर जो एग है उसके अंदर जब वो यूट्रस के में होता है, गर्भाशय में होता है, तभी उसके अंदर जो है आगे का डेवलपमेंट यानी लार्वा अवस्थाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग, यानी ऐसा एग जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है जिस समय वो यूट्रस में होता है, यानी बाहर नहीं आया, उससे पहले ही इसके अंदर जो है नया एम्ब्रियो बन चुका होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग। यहाँ ये आपको इसका डायग्राम हम पहले ले लेते हैं। एग जो है इसकी लंबाई लगभग 130 म्यू से लेकर के 150 म्यू लंबा होता है, चौड़ा होता है 63 म्यू से लेकर के 90 म्यू। और यहाँ जैसे मैंने बताया जाइगोट इज सराउंडेड बाय योग सेल्स स्रावित करती हैं कवच यानी एग शेल। कवच जो है ये स्क्लेरेटॉन की बनी होती है, और इस अंडे का जो है ऊपर की तरफ एक ढक्कन पाया जाता है जिसे ओपर्क्यूलम कहते हैं। और इस शेल युक्त जो अंडा है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, और इसके अंदर जब यह यूट्रस में होता है, जब यह फैसियोला के यूट्रस में होता है, उसी समय इसमें परिवर्धन यानी डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, और इसके अंदर जो लार्वा अवस्था है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब हम लेते हैं साइड बाय साइड। इसमें एग से बाहर आता है क्या, एग जो है ये विष्ठा के साथ में, एग जो है ये बाइल डक्ट से विष्ठा के साथ में, बाइल डक्ट से कहाँ पहुँच जाएगा, आंत्र में, शिप की आंत्र में, और आंत्र के साथ में विष्ठा के साथ में ये बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब ये नम वाली भूमि पर त्याग दिया जाता है, सामान्यतः नमी वाली भूमि पर त्याग दिया जाता है, और इसका कवच जो है डिसॉल्व हो जाएगा, ओपर्क्यूलम ढक्कन खुलेगा और उससे निकलेगा मिरासिडियम लार्वा। तो पहले हम मिरासिडियम लार्वा का डायग्राम देख लेते हैं। मिरासिडियम लार्वा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम पूछा जाता है, साथ साथ में इसके बारे में थ्योरी भी इसकी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो ये है फर्स्ट लार्वा ऑफ फैसियोला, वो है मिरासिडियम लार्वा। मिरासिडियम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जवान लड़का। तो यह जो लार्वा है यह पोषण प्राप्त नहीं करता है, यानी यह भोजन नहीं करेगा, और इसका लाइफ स्पैन होता है केवल 24 घंटे का।
और इस 24 घंटे में यह लगातार इसके बाहर यह सीलिया का आवरण है, इस सीलिया की सहायता से सिलियरी मूवमेंट के कारण यह लगातार क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है पानी में। और इस चक्कर लगाने के दौरान यदि यह स्नेल के संपर्क में आता है तो यह उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से यह अपने इंटरमीडिएट होस्ट यानी स्नेल में प्रवेश करता है। मिरासिडियम लार्वा में कोई कीमो रिसेप्टर नहीं होता है, यानी कोई केमिकल वगैरह से कोई इसको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर स्नेल है, ये बाई चांस ही स्नेल के संपर्क में आता है। तो मिरासिडियम लार्वा को इंटरमीडिएट होस्ट तक पहुँचने से पहले दो प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। पहला तो ये कि इसे पानी में त्यागा गया है या नहीं, यानी इसको पानी मिला है या नहीं, और दूसरा ये जिस पानी में इसको छोड़ा गया है क्या उस पानी में स्नेल उपस्थित हैं, और अगर स्नेल उपस्थित हैं तो भी इसका वहाँ तक पहुँचना बाई चांस होता है, यानी किसी कीमोटैक्टिक के द्वारा या किसी थ्योरी के द्वारा ये वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से अगर 24 घंटे के अंदर मिरासिडियम लार्वा स्नेल में प्रवेश कर गया तो आगे जिएंगे, और नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ जो होती है अंतः परजीवी में, उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत अधिक मात्रा में अंडे देना और अंडे के अंदर पॉली एम्ब्रियोजेनी यानी कि उसके अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होकर के आगे की लार्वा अवस्थाओं का बनना, ये भी एक स्ट्रैटेजी का प्रकार था। मिरासिडियम लार्वा अपने आप में मूवेबल लार्वा है क्योंकि इसके बाहर क्या पाए जाते हैं, सीलिया का आवरण पाया जाता है, इसलिए क्या है, मुक्त जीवी हैं। अब यहाँ हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यहाँ आप देख रहे हो इसके बाहर जो है सीलिया का आवरण है, आगे इसकी स्ट्रक्चर जो है फैसियोला के स्ट्रक्चर जैसा ही है ना दिखने में, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आगे की तरफ एक कॉनिकल उभार है जिसे कहते हैं एपिकल पैपिला। इस एपिकल पैपिला के ऊपर सीलिया उपस्थित नहीं है, और बाहर का जो आवरण है इसमें पाई जाती हैं सिलिएटेड प्लेट्स, सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स। और ये जो एपिडर्मल प्लेट्स हैं ये 5 टायर में या 5 रोज़ में उपस्थित होती हैं। 5 रोज़, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 टायर्स में या 5 रोज़ में सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स उपस्थित होती हैं, और इनकी संख्या भी फैसियोला हिपैटिका में फिक्स है। जैसे फर्स्ट रो में 6 प्लेट्स हैं, सेकंड में 6, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 2। इस तरह से क्रमशः 6, 6, 3, 4, 2 टायर्स में सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स उपस्थित हैं। इन सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स के नीचे पाई जाती है मस्क्यूलेचर लेयर, तो इसे कहेंगे सब एपिडर्मल मस्क्यूलेचर, और इसके भी नीचे पाई जाती हैं सब एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें आगे की तरफ यानी एपिकल पैपिला में एक छिद्र होता है, ओपनिंग होती है। ठीक है, और यह ओपनिंग जो है ये होती है किसकी, एपिकल ग्लैंड की और पेनिट्रेटिंग ग्लैंड की। तो इसमें आगे की तरफ एक एपिकल ग्लैंड है और 2 पेनिट्रेटिंग ग्लैंड हैं जो एपिकल ग्लैंड के दोनों साइड में उपस्थित हैं। पेनिट्रेटिंग ग्लैंड जो है ये हिस्टोलाइटिक केमिकल यानी ऊतक लयन रसायन स्रावित करती हैं, जिसकी सहायता से यह स्नेल के मेंटल को या प्रवार को भेद कर उसके अंदर प्रवेश कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ब्रेन पाया जाता है। इस ब्रेन के ऊपर एक्स शेप में आई स्पॉट्स होते हैं। ब्रेन और आई स्पॉट एक एडवांस कैरेक्टर है इस लार्वा का, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संवेदी अंग आई स्पॉट पाया जाता है। अब यहाँ देखो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए दोनों पार्श्व में एक एक फ्लेम सेल है। इस फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीटरी डक्ट हैं जो अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाहर ओपन हो रही हैं। इनके अलावा इनके अंदर कई सारी जर्म सेल्स हैं। इन जर्म सेल्स में सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होता है और जिससे नेक्स्ट जो लार्वा अवस्था है वो लार्वा इसके अंदर बनते हैं। तो ये हो गया मिरासिडियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं इसको
ये मिरासिडियम लार्वा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में यदि यह किसी भी तरह से स्नेल में एंटर कर पाया तो ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जिस समय ये बहुत जल्दी से तीव्रता से घ्रूवन करता रहता है और स्नेल तक पहुंच गया तो वहाँ पर यह जो है अपनी पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हिस्टोलाइटिक केमिकल की सहायता से एंटर कर जाता है स्नेल के लिम्फ सिस्टम में। स्नेल के किस में एंटर करेगा? लिम्फ सिस्टम में एंटर कर जाता है, ठीक है। और वहाँ पर लिम्फ सिस्टम में एंटर करने के बाद में ये इसका जो सीलिया वाला परत है ये बाहर ही रह जाती है, सीलिया वाला जो पार्ट है ये बाहर रह जाता है। और अब इसके अंदर मिरासिडियम लार्वा कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। जहाँ पर भी शब्द आता है सिस्ट, यहाँ मैंने कई बार बताया है, सिस्ट का मतलब होता है एक मोटा आवरण जो इसके अंदर जो लार्वा है उसको क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, या अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो उसमें उस अवस्था में लार्वा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है इस सिस्ट के कारण। तो ये मिरासिडियम लार्वा लिम्फ सिस्टम में एंटर हो गया स्नेल के, और लिम्फ सिस्टम में एंटर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। हम स्पोरोसिस्ट लार्वा का भी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं मिरासिडियम लार्वा पेनिट्रेशन के उपरांत अपना बाह्य खोल यानी सिलियरी एपिडर्मल प्लेट त्याग करके एक अनियमित आकृति में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा की साइज़ लगभग 70 म्यू के अप्रॉक्सीमेट होती है। और अब इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है? मिरासिडियम लार्वा में जैसे हमने पढ़ा था उसमें एपिकल पेपिला था, वो इसमें नहीं है, संरचना चेंज हो गई इसकी। पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स, ब्रेन, एपिकल पेपिला, आई स्पॉट्स ये अब इसके अंदर डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि यह अब अंतःपरजीवी बन चुका है। किसके अंदर प्रवेश कर चुका है? स्नेल में। फ्री लिविंग नहीं है ना। तो अब इसके अंदर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स, ब्रेन, एपिकल पेपिला, आई स्पॉट्स डिसअपियर हो जाते हैं। और क्या परिवर्तन आता है इसमें? फ्लेम सेल्स जो कि एक ही थी दोनों पार्श्व में मिरासिडियम लार्वा में, इसके अंदर जो है 2 फ्लेम सेल्स डेवलप हो जाती हैं दोनों साइड में। 2 फ्लेम सेल्स इधर भी और इधर भी, दोनों में 2 फ्लेम सेल्स बन जाती हैं। और ये जो है एक्सक्रीटरी डक्ट की सहायता से बाहर प्रोटोनेफ्रिडिया अलग अलग ओपनिंग द्वारा बाहर खुलती हैं। इनके अलावा आप यहाँ देख रहे हो ये सिस्ट बाहर की तरफ क्यूटिकल है, मोटा आवरण है, और इसके अंदर जर्म सेल्स हैं। तो अगर इनको पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर और पोषण मिलता है तो यह क्या करते हैं? अंदर जो जर्म सेल्स हैं इनमें सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होता है और इनसे आगे की लार्वा यानी सर्केरिया लार्वा बनती हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरोसिस्ट लार्वा। अब जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है इसका सिस्ट डिज़ोल्व हो जाता है। सिस्ट क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है, और यह कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? रेडिया, इसमें से रिलीज़ होते हैं। सिस्ट डिसॉल्व हो गया और इसके अंदर रेडिया लार्वा बने हुए हैं, है ना। 5 से 7-8 तक रेडिया लार्वा इसमें बन सकते हैं एक स्पोरोसिस्ट के अंदर। तो अब इनसे रिलीज़ होते हैं रेडिया लार्वा। पहले हम रेडिया लार्वा की संरचना ले लेते हैं। सिस्ट डिसॉल्व हो गया स्पोरोसिस्ट का, और जो है इससे रिलीज़ हुए रेडिया लार्वा। ये रेडिया लार्वा और सेकेंडरी रेडिया लार्वा, ठीक है। यहाँ आप देखो इसकी संरचना अब कैसी हो जाती है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एक छोटी एलिमेंट्री कैनाल बनती है। छोटी एलिमेंट्री कैनाल यानी एपिकल वाले भाग में माउथ बना। माउथ ओपन होता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स के दोनों साइड पाई जाती है फेरेंजियल ग्लैंड, और फेरेंक्स ओपन होती है गट में। ये गट जो है यहाँ बाइफर्केट नहीं है, सीधा इस तरह से ये गट है, थैले के जैसी संरचना। तो ये छोटी सी क्या बन गई इसमें? एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें क्या क्या है? माउथ है, माउथ ओपन होता है फेरेंक्स में। फेरेंक्स के दोनों साइड है फेरेंजियल ग्लैंड, और फेरेंजियल ग्लैंड ओपन होती है गट में, ठीक है। एंटेरॉन हम कह सकते हैं जो बंद है, यानी एनस वाला भाग इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका कॉलर पार्ट है, ये कॉलर या नेक वाला जो पार्ट है, नेक वाले पार्ट में कॉलर, ये एक मस्कुलर संरचना है, पेशीय संरचना है।
इस पेशीय संरचना की सहायता से यह थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, आंत्र में मूव कर सकता है, ठीक है। और अब हम यहाँ देख रहे हैं बर्थ पोर पाया जाता है, एक बर्थ पोर पाया जाता है। इस जनन छिद्र के द्वारा आगे की जो लार्वा जो इसमें डेवलप होंगे, सर्केरिया लार्वा, वो यहाँ से बाहर रिलीज होंगे बर्थ पोर के द्वारा। और इसमें क्या परिवर्तन आता है, इसका प्रोटोनेफ्रिडिया में कई फ्लेम सेल्स बन जाती हैं, कई क्या हो गई, फ्लेम सेल्स बन जाती हैं। और इसके पश्च पार्श्व में सेंसरी ऑर्गन होता है लेपिड, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है चेंजेस आते हैं और इसके अंदर आगे के जो लार्वा हैं यानी रेडिया लार्वा जो है, कई और रेडिया लार्वा और आगे के सर्केरिया लार्वा इसमें देखने को मिलेंगे। रेडिया लार्वा और सेकेंडरी रेडिया लार्वा में केवल इतना डिफरेंस है कि सेकेंडरी में अंदर हमें मिलता है सर्केरिया लार्वा, ठीक है, जबकि नॉर्मल जो रेडिया है तो इसमें क्या है, दूसरे रेडिया लार्वा उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये वाला बना देंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये है रेडिया लार्वा, ठीक है। तो रेडिया लार्वा, सेकेंडरी रेडिया लार्वा, सेकेंडरी रेडिया लार्वा के अंदर क्या है, सर्केरिया लार्वा हैं। तो जो जनन पोर है यानी जनन छिद्र है, उस जनन छिद्र में से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। बाहर कहाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अब ये आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड से अब ये आ जाते हैं कहाँ पर, पल्मोनरी सैक में, पल्मोनरी सैक में। और पल्मोनरी सैक में से ये अब बाहर निकलता हुआ जो पानी है, जो पानी बाहर निकल रहा है स्नेल से, उस पानी के साथ इनको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये हो गया सर्केरिया लार्वा। अब मैं सर्केरिया लार्वा का डायग्राम पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा टेडपोल लार्वा जैसा होता है क्योंकि टेल उपस्थित है। दूसरा, सर्केरिया लार्वा को ट्रू लार्वा कहते हैं। ट्रू लार्वा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी डिवीज़न नहीं होती है और इसके अंदर कोई दूसरे लार्वा नहीं बनते हैं, हम ये कह सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी में अभी हम एग से ही पढ़ रहे हैं कि एक एग से मिरासिडियम बना, मिरासिडियम में कई रेडिया बनेंगे, एक रेडिया में कई सर्केरिया बनेंगे, है ना। लेकिन इस तरह का जो है सर्केरिया लार्वा में अंदर दूसरा लार्वा अवस्था नहीं बनता है। यह खुद यानी एक सर्केरिया एक मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट होगा, रूपांतरित होगा, लेकिन इसके अंदर खुद जो है सेकेंडरी डिवीज़न नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रू लार्वा कहते हैं। और यह लार्वा जो है ये सेकेंडरी रेडिया के बर्थ पोर से जब स्थितियाँ सही होती हैं तब ये वहाँ से बाहर त्याग दिया जाता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, इसमें दोनों सक्कर डेवलप हो चुके होते हैं, यानी माउथ बन गया, माउथ को घेरते हुए ओरल सक्कर है और वेंट्रल भाग में एसिटाब्युलम उपस्थित है, यानी वेंट्रल सक्कर बन चुका है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल अब बाइफर्केट हो जाती है। कैसे, माउथ ओपन होता है मस्कुलेचर फेरिंग्स में, फेरिंग्स छोटी सी ईसोफेगस में होता है और ईसोफेगस आगे जो है इंटेस्टाइन में ओपन होती है जो बाइफर्केट हो गई और अंधनाल में समाप्त हो गई, ठीक है, अंधनाल में समाप्त हो गई बाइफर्केट होकर के। तो ये है जो है एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों पार्श्व में फ्लेम सेल्स भी संख्या में बढ़ जाते हैं। इनके साथ साथ में फ्लेम सेल्स संख्या में बढ़ गए, इसके साथ साथ में यहाँ पर सिस्टोजीनस ग्लैंड्स होती हैं। सिस्टोजीनस नाम से ही पता चल रहा है, जो इसके बाहर सिस्ट का स्त्रवण करेंगी, जो सर्केरिया लार्वा के बाहर, क्योंकि अब ये मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट होगा तो उसके बाहर मोटी सिस्ट बनती है, तो सिस्टोजीनस ग्लैंड क्या करती हैं, इसके बाहर एक मोटा सिस्ट का स्त्रवण करेंगी। और फ्लेम सेल्स जो हैं ये सारी इस एक्सक्रीटरी कैनाल के द्वारा ओपन होती हैं एक्सक्रीटरी वेजाइकल में। एक्सक्रीटरी वेजाइकल से एक एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है पहले, उसके बाद वो बाइफर्केट हो गई और टेल के दोनों बाहर की साइड में अलग अलग छिद्रों द्वारा, यानी 2 एक्सक्रीटरी पोर हैं इसमें, इन 2 एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर ओपन होती है। कुछ जातियाँ इसकी ऐसी भी हैं फैसियोला की जिसमें एक ही एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है टेल वाले भाग में, ठीक है। तो ये हो गया सर्केरिया लार्वा। जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये पल्मोनरी सैक में आ जाता है स्नेल के, और पल्मोनरी सैक से बाहर निकलते हुए पानी के साथ में बाहर पानी में त्याग दिया जाता है। और बाहर जब ये त्याग दिया जाता है, ये तो यह अपने चारों तरफ एक मोटा आवरण सिस्ट बना लेता है।
अभी जैसे बताया इसमें क्या पाई जाती हैं, सिस्टोजिनस ग्लैंड्स। ये सिस्टोजिनस ग्लैंड्स, इस सिस्टोजिनस ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करती हैं, इसके बाहर एक मोटा सिस्ट बना देती हैं और टेल डिसअपियर हो जाती है। टेल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सिस्ट जो है ये लंबे समय तक इस लार्वा को, जो अंदर लार्वा है, इसको जीवित रख सकती है। ठीक है, क्योंकि सिस्ट जो है बाहर की अनफेवरेबल कंडीशंस में अंदर के लार्वा को सर्वाइव रख सकती है। ठीक है, उसका प्रभाव अंदर तक नहीं पड़ने देती। तो सर्केरिया लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटा सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। टेल चली गई इसकी, टेल लुप्त हो गई इसकी, और इसके में जो है ये माउथ वाला पार्ट है, ओरल सक्कर है, एसिटेब्यूलम है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी फेरिंक्स है, और ये गट सीकम है जो बाइफर्केट हो गए हैं, एक्सक्रीटरी वेजाइकल है। ठीक है, तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। और ये मेटा सर्केरिया जो है ये लगभग 0.2 mm गोलाकार संरचना होती हैं, और ये त्याग दिए जाते हैं। यहाँ पर आप ले लेते हैं, यहाँ पर सर्केरिया लार्वा मैच्योर स्टेज में जब होता है तो पल्मोनरी सैक में आ जाता है, और यहाँ से ये बाहर आ जाता है, ये सर्केरिया लार्वा। ठीक है, बाहर आने के बाद में इसके टेल लुप्त हो जाती है, और बाहर ये अपने एक सिस्ट जो है वो डेवलप कर लेता है और मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लगभग 0.2 mm स्फेरिकल संरचना है। अब जब कंडीशंस जो, अब ये घास वास, जो घास है पानी में उसमें चिपक जाते हैं ये, और यदि इस प्रकार की घास जिस पर मेटा सर्केरिया लार्वा है, इन्हें वहाँ मवेशी जो आते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस, तो अगर ये इस प्रकार की घास को खाते हैं तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा उस घास के साथ में, जैसे यहाँ बता रखा है, शिप की एलिमेंट्री कैनाल में चले गए, शिप की, भेड़ की एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच जाते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में जब पहुँच जाते हैं तब इसके बाहर की जो सिस्ट है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और सिस्ट डिज़ोल्व होने से अंदर से जो लार्वा है वो रिलीज़ हो गया, और वो लार्वा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से अब कहाँ पहुँच जाता है, देह गुहा में, और देह गुहा से कहाँ पहुँच जाता है, शिप के लीवर में, यकृत में पहुँच जाता है, और यकृत से भी कहाँ पहुँच जाता है, उसकी बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट में आने के बाद अब यह पोषण शुरू करता है, और पोषण शुरू करके लगभग 1 से 1.5 माह में ये जो है पूरा ग्रोथ हो जाती है इसकी, यानी अपनी पूरी जो फैसियोला की संरचना है वो प्राप्त कर लेता है, और लगभग 3 महीने के बाद में ये मैच्योर हो जाता है, यानी अब ये मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया, और ये एबल हो गया आगे की फर्टिलाइजेशन या आगे की साइकिल को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गई फैसियोला का जीवन चक्र, जो वो कंप्लीट करता है 2 परपोशियों में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये डायग्राम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसके अंदर जो है मिरासिडियम लार्वा, मिरासिडियम लार्वा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका डिस्क्रिप्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है इसकी कौन कौन सी जो लार्वल स्टेजेस हैं इनके नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, केवल इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन तैयार करना, और फैसियोला का क्लासिफिकेशन, फैसियोला का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसके 2 होस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।